Years, we are years. टू ESZ अकेडमी। मैं दीपक, मैं आपके लिए अब मौर्योत्तर काल में 3 वंश को लेकर आया हूँ। 3 वंश थे उस समय, शिशुनाग वंश, ठीक है, और कण्व वंश और सातवाहन वंश के बारे में। पर इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? पूरा पाषाण काल, शुरू में से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में पढ़े। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े। उसके बाद ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़े। उसके बाद महाजनपद के बारे में पढ़े, 16 महाजनपद के बारे में। उसमें मगध महाजनपद में डायनेस्टी के बारे में पढ़े, मगध डायनेस्टी के बारे में, हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ठीक है। और उसी समय नंद वंश के समय सिकंदर का आक्रमण होता है, वो पढ़े। बाद में हम 2 धर्म को बारे में पढ़ाए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ा रहे हैं मौर्योत्तर काल में। तो चलिए शुरू करते हैं सुंग वंश के बारे में। सुंग वंश शुरू होता है 185 BC में। क्या होता है कि जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक बृहदत्त होता है, उसकी हत्या कर देता है शिशुनाग और मगध की राजगद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है। और मगध की राजगद्दी पे बैठता है। ये कौन सी पुस्तक में बताए हैं? तो बाणभट्ट बताए हैं हर्षचरित्र बुक में, ठीक है। हर्षचरित्र बाणभट्ट लिखे थे। ये भी आपको याद रखिएगा कि हर्षचरित्र को किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने लिखा है। कालिदास शुंगों को क्या बोलते थे? पैम्बिक वंश या ब्राह्मण बोलते थे कि ये ब्राह्मण थे, ठीक है। और उसी समय महर्षि पाणिनि ने बताया था कि ये लोग भारद्वाज गोत्र के थे। किस गोत्र के थे? तो भारद्वाज गोत्र के। शायद हमको लग रहा है कि पाणिनि महापद्म नंद के साथी थे, पतंजलि से पहले थे, ठीक है। शुंग वंश की राजधानी पहले तो पटना थी, पर बाद में कहाँ हो गई? विदिशा। विदिशा कहाँ है? तो MP में है, ठीक है। इसी के दरबार में पतंजलि रहते थे, जिन्होंने महाभाष्य, पाणिनि के महाभाष्य पर टीका लिखा, ठीक है। अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा, ठीक है। और इस समय बोला जाता है कि ब्राह्मण धर्म का और बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म निम्न स्तर पे चला गया। पर यह सरासर गलत है कि मतलब जो ब्राह्मण वंश थे वो बौद्धों के लोगों से नफरत करते थे। ये गलत था, क्योंकि कुछ प्रमाण मिलते हैं। पुष्यमित्र के समय ही सांची के स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, MP में है। इसका आकार को दुगना कराया तथा शुंग काल के ही महत्वपूर्ण स्तूप थे बेसनगर, बोधगया और भरहुत स्तूप थे। इन 4 स्तूपों का निर्माण कौन कराया? तो पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। और शुंग काल में ही, ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल के बाद शुंग काल में ही संस्कृत का पुनरुत्थान हुआ। शुंग वंश की राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत थी, ठीक है। पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। और इसका प्रमाण कहां से मिलता है? तो ये आपको याद रखना है, धर्मदेव के अयोध्या अभिलेख से। इसने पूरा शासन 36 वर्ष तक किया, 36 ईयर्स तक किया, जो कि अपने आप में बहुत अधिक है, ठीक है। उसके बाद अग्निमित्र प्रमुख शासक हैं। कई शासक हुए, सुज्येष्ठ हुए, वसुमित्र हुए, पर मेन शासक के बारे में बता रहे हैं और एग्जाम में जो पूछता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो अग्निमित्र था, जिसको कालिदास ने मालविका अग्निमित्र नामक एक महाकाव्य लिखा था, ठीक है, जिसमें मालविका तथा अग्निमित्र के प्रेम संबंधों का वर्णन है। तो मालविका अग्निमित्र कौन लिखा था? तो कालिदास लिखे थे। कब लिखे थे? तो गुप्त काल में लिखे थे। विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे कालिदास, ठीक है।
कुमार संभोम भी वही लिखे हैं। ठीक है, बहुत सारे बुक, भारत के शेक्सपियर बोले जाते हैं कालिदास, आपको मालूम होगा। ठीक है, उसके बाद एक मेन महत्वपूर्ण शासक हुआ भागभद्र। ठीक है, इसी के समय ग्रीक शासक एंडियाकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस रहता था, तथा उसने क्या किया कि भागवत धर्म को अपना लिया और बेसनगर एक स्थान है, वहां पर उसने गरुड़ स्तंभ की रचना की। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि गरुड़ स्तंभ की रचना किसने की? तो हेलियोडोरस ने की। किसके दरबार में रहता था? तो भागभद्र के दरबार में। भागभद्र किस वंश का था? तो सुंग वंश का था। ठीक है, और उसके बाद पूछ देता है कि सुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? तो सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। सब वंश का शासक पूछता है, जैसे हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है, नंदीवर्धन था। ठीक है, उसके बाद नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। उसी तरह सुंग वंश का अंतिम शासक कौन होगा? तो देवभूति होगा। ठीक है।